स्टार्ट करते हैं हम लोग केपलर का द्वितीय नियम। आप लोगों को पता है जैसे हम ग्रहों के गति संबंधित केपलर के जो नियम बताए हैं उनमें शुरुआत से अगर हम देखें ग्रहों की गति के बारे में तो टालमी, कॉपरनिकस, आर्यभट्ट इत्यादि लोगों ने अपना अपना मत प्रस्तुत किया था। उसके बाद इसी श्रृंखला में गैलीलियो के नियम को या गैलीलियो के सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए केपलर ने अपने 3 नियम दिए ग्रहों की गति से संबंधित। इन 3 नियमों में से एक नियम को हम कल चर्चा कर चुके हैं, जिसके अनुसार जिसको हम क्या कहते थे, जो कक्षाओं का नियम होता था, पहले नियम को हम कक्षाओं का नियम भी कहते हैं। तो केपलर के पहले नियम के अनुसार कि जो ग्रह होते हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जैसा कि जो आर्यभट्ट थे वो सूर्य केंद्रीय अपना जो है मत बताया था कि सारे ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। टालेमी ने इसका उल्टा बताया था इसके पहले। तो फिलहाल यहाँ पर हम बात करेंगे केपलर की, है ना। तो केपलर ने जो 3 नियम बताया उसमें उन्होंने यह बताया कि जो सूर्य होता है वह केंद्र में स्थित होता है और बाकी जो सारे ग्रह होते हैं वो सूर्य के परितः दीर्घ वृत्ताकार रूप में परिक्रमण करते हैं, ना। घूर्णन गति अलग होती है, परिक्रमण गति अलग होती है, जिसकी चर्चा हम लोग कल कर चुके हैं, सही है ना। तो आगे बात यह है कि केपलर का तो प्रथम नियम सही हो गया, ये पहला नियम हो गया कि मतलब क्या हुआ कि सारे के सारे जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ये केपलर का पहला नियम था। आज हम लोग दूसरे नियम की बात कर रहे हैं। तो दूसरे नियम के आधार पर हमने यहाँ पे सारी चीज डेरिवेशन भी पूरा लिख दिया हूं मैं। तो यहाँ पर क्या है, केपलर का द्वितीय नियम। केपलर के द्वितीय नियम के अनुसार कोई भी ग्रह जब दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा होता है तो वह समान समयांतराल में, इस बात को याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करता है। बात यह उठती है, प्रश्न यह उठता है कि ऐसा कैसे संभव है। तो ऐसा इसलिए संभव है कि उस ग्रह का जो कोणीय वेग है वह नियत रहता है, जो कोणीय संवेग है वह नियत रहता है। तो कोणीय संवेग नियत रहने के कारण अगर दूर है तब भी, पास है तब भी समान समयांतराल में क्षेत्रफल बराबर तय करेगा। भरसक आपको यह लग सकता है कि यहां से A से लेके B तक की दूरी और C से लेके D तक की दूरी में तो अंतर है सर, लेकिन हाँ ये अंतर तो है, अंतर तो रहेगा ही, क्योंकि कोणीय संवेग नियत है। इसलिए समान समयांतराल में यहां पर जो जितना भी समय यहां से यहां तक को तय करने में लगेगा उतना ही समयांतराल यहां से लेके यहां तक को भी तय करने में लगेगा, क्योंकि एरिया बराबर होनी चाहिए, क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए। तो केपलर का जो द्वितीय नियम है वह यही कह रहा है कि समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करता है। याद रखिएगा, दूरी नहीं, दूरी डिफरेंट हो सकती है लेकिन समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। क्यों करती है? क्योंकि उस ग्रह का कोणीय संवेग नियत रहता है, इसलिए वो समान क्षेत्रफल तय करता है। देखिए इसमें जो डेरिवेशन है, जो डेरिवेशन है उस डेरिवेशन का नाम है आपका कोणीय संवेग के आधार पर द्वितीय नियम की व्याख्या, है ना। तो भैया यहाँ पे तो हम कोणीय संवेग की तो आधार पर कर रहे हैं ना, तो मतलब इस द्वितीय नियम में भी क्या रहेगा यहाँ पर कि कोणीय संवेग के आधार पर, कोणीय संवेग के आधार पर, कोणीय संवेग के आधार पर द्वितीय केपलर के द्वितीय नियम की व्याख्या, केपलर के द्वितीय नियम की व्याख्या, राइट ना। अब देखिए मैंने क्या किया कि एक ग्रह लिया, मान लीजिए यहाँ पर कोई ग्रह था, A पर था, वह जितने भी समयांतराल में B में जाता है तो हमने मान लिया कि भैया एक सूक्ष्म समयांतराल है dt, एक सूक्ष्म समयांतराल है dt जिसमें से कि कोई ग्रह A से लेके B तक जाता है और यहाँ पर d थीटा कोण अंतरित करते हुए dA क्षेत्रफल कवर करता है, d थीटा कोण अंतरित करते हुए dA क्षेत्रफल तय करता है। अब देख लेते हैं कि अगर कोणीय संवेग नियत रहेगा तो यहाँ भी उसी प्रकार से काम होगा, है ना। कोणीय संवेग नियत है तो इसी प्रकार से यहाँ भी काम होगा, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। तो सूक्ष्म समयांतराल dt में, सूक्ष्म समयांतराल dt में कितना क्षेत्रफल कवर कर रहा है? dA क्षेत्रफल तय कर रहा है।
सूक्ष्म समयांतराल dt। भैया अगर dt टाइम यहाँ लग रहा है तो परिभाषा अनुसार dt, तो हमने क्या बताया कि यहाँ पर अगर सूक्ष्म समयांतराल dt में dA क्षेत्रफल अगर तय कर रहा है ना, सूक्ष्म समयांतराल dt, तो ये सीधी सी बात है परिभाषा अनुसार क्या होना चाहिए, अगर यहाँ पर dt टाइम लग रहा है ना इसको तय करने में, तो अगर क्षेत्रफल बराबर रहेगा तो यहाँ भी dt टाइम लगेगा। या अगर यूं कह दीजिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर dt टाइम लग रहा है और यहाँ पर अगर dt टाइम अगर लग रहा है तब तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर रहेगा, क्योंकि क्षेत्र यही तो बता रहे हैं ना कैपिटल होता है कि समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय होगा, समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करता है कोई भी ग्रह। चलिए देखते हैं इसमें, तो इस प्रकार से dA बराबर dt क्या रहेगा, नियतांक रहेगा। हम परिभाषा अनुसार अगर बात करें तो dA by dt, इस dA by dt का मतलब क्या हुआ, आप लोग जानते हैं कि फिजिक्स में अगर अपॉन में टाइम आ जाता है तो उसका मतलब होता है रेट, ठीक है ना, उसका मतलब होता है रेट। तो यहाँ पर क्या मतलब निकला, एरिया क्षेत्रफल तय करने का जो दर है, जो क्षेत्रफल तय करने का जो दर है वो हमेशा नियत रहता है। अर्थात अगर 2 महीने में इतना क्षेत्रफल कवर कर रहा है तो यहाँ पर भी 2 महीने में इतना क्षेत्रफल कवर करेगा, यहाँ पर भी 2 महीने में उतना ही क्षेत्रफल कवर करेगा, यहाँ पर भी 2 महीने में उतना ही क्षेत्रफल कवर करेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये नियतांक हो गया। और हमने यहाँ पर आपको बता ही दिया है कि एंगल BSA एस क्या है, सन है, सूर्य है ना, स्थिर जो, तो BSA बराबर क्या, d थीटा एंगल बना हुआ है, BSA में एंगल BSA d थीटा एंगल। अब क्या बात है, त्रिज्या SA के द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल, मतलब यहाँ से जो यहाँ तक क्षेत्रफल तय किया जा रहा है ना पूरा SAB वाला, वो कितना क्षेत्रफल किया जा रहा है, DA किया जा रहा है। तो DA बराबर है ना, जो मैथमेटिकल रूल होते हैं उनके अनुसार क्या हो जाएगा कि भैया जो मैथमेटिक्स का 1/2 है ना इस प्रकार से, तो 1/2 r d थीटा, सही है ना, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है ना, इसका सूत्र यही है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल जो है इस प्रकार से 1/2 r d थीटा हो जाएगा। और हम जानते हैं कि जो कोण होता है वह क्या होता है, ये तो यहाँ पर किसी आवश्यकता के लिए नहीं है, फिलहाल देख लीजिए कि d थीटा बराबर निकालना हो गया तो कोण बराबर क्या है, चाप बटे त्रिज्या होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है। तो यहाँ पर अगर d थीटा का हम ले लेंगे तो चाप कितना है, a भी है, त्रिज्या कितना है, r है। तो इस प्रकार से dA बराबर क्या निकलेगा, इसको लिख देते हैं, dA बराबर 1/2 और ये r स्क्वायर d थीटा इतना हो गया। अब देखिए भैया, अब इसी को ना हम dt के सापेक्ष अवकलित कर देंगे, ठीक है ना, इसी चीज को, इसी समीकरण को हम dt के सापेक्ष अगर हम अवकलित कर देंगे तो उसमें क्या निकलेगा, dA by dt इज इक्वल टू 1/2 r स्क्वायर d थीटा by dt, d थीटा by dt। और वी नो दैट, हम जानते हैं कि बिकॉज़ d थीटा by dt बराबर ओमेगा होता है, जो आप इसके पहले पढ़ चुके हुए हैं भारी भरकम चैप्टर में, है ना। तो d थीटा by dt बराबर ओमेगा, जो वही ग्रह का क्या है, कोणीय चाल या कोणीय वेग जो भी करना होता है उसको कह देते हैं, तो ओमेगा यहाँ पे हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि d थीटा by dt बराबर ओमेगा हो गया। अब देखिए इसको हम समीकरण 1 मान लिए भैया, क्या मान लिए, इसको हम समीकरण 1 मान लिए। तो dA by dt बराबर 1/2 r स्क्वायर ओमेगा, 1/2 r स्क्वायर ओमेगा, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक है ना। तो कोणीय संवेग आ गया, जो चीज हम लोग कर रहे थे ना, अभी कोणीय चाल आया है ना, कोणीय वेग आया है, कोणीय वेग तो मिल गया। अब संवेग की बात हम लोग करेंगे ना, कोणीय संवेग की, तो देख लेते हैं। अब देखिए आगे चलते हैं, क्योंकि संवेग बराबर क्या होता है, रेखीय की अगर बात कर लेते हैं, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। द्रव्यमान का तो काम आएगा ही आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर हमको क्या निकालना है, कोणीय संवेग निकालना है। अब कोणीय संवेग में तो द्रव्यमान होना है, सही है ना। तो यदि ग्रह का द्रव्यमान m है, मान लीजिए कि ये ग्रह है जो, उसका द्रव्यमान कितना है, स्मॉल m है, तो ग्रह का द्रव्यमान m हो गया। और सूर्य के परितः जो कोणीय संवेग है इसका j है, ये तो हम लोग मानते हैं ना, कोणीय संवेग j से डिनोट करते हैं, द्रव्यमान को m से डिनोट करते हैं, तो इस प्रकार से डिनोटेशन हो गया। तो j बराबर क्या होता है, j बराबर i ओमेगा होता है। हमारे पास यहाँ i तो है नहीं, मास्टर साहब ये क्यों पढ़ा रहे हैं, तो भैया i बराबर mr स्क्वायर, यू नो ना, जानते हो ना कि i बराबर mr स्क्वायर होता है कि नहीं होता। तो भैया वही गुण वाला याद आया क्या, हां वही वाला, तो mr स्क्वायर हो गया। मतलब क्या निकला यहाँ से, इस m को ना उठा के इधर रख देते हैं, उठा के इधर फेंक देते हैं, तो मतलब क्या हो जाएगा,
आर स्क्वायर ओमेगा बराबर जे अपॉन में एम, ये आपका रहा दूसरा इक्वेशन, ठीक है ना। आप इसको फार्मूले के तौर पर यूज कर सकते हैं। अब इसी में आ जाते हैं कि अगर मान लीजिए समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख दिए उठा के, ये आर स्क्वायर ओमेगा को हम क्या लिख देंगे, जे अपॉन एम। तो भैया जब जे अपॉन एम लिख देंगे यहाँ पर तो क्या निकलेगा, dA by dt इक्वल टू जे बाई 2m, जे बाई 2m, ये आपका तीसरा इक्वेशन हो गया, ठीक है ना। इसको भी आप फार्मूले के तौर पर यूज कर सकते हैं। अब क्या है, सूर्य द्वारा आरोपित बल ही तो त्रिज्य बल होता है ना। सूर्य द्वारा जो आरोपित बल है वह क्या होता है, त्रिज्य बल होता है, ठीक है ना। अब देखिए ना, समझिए हमारी बात को कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, उसके चारों ओर आप बड़ी तेजी के साथ चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है ना, बाइक से चक्कर लगा रहे हैं ऊपर के, ठीक है ना, घूम रहे हैं उसके चारों ओर। अपने वेग को अगर आप नहीं बढ़ाएंगे या घटाएंगे, स्थिर रखते हुए अगर चलेंगे तो क्या एकाएक ऐसे आप चल के ऐसे सीधे यहाँ पे आ सकते हैं, नहीं आ सकते, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर वेग तो संरक्षित हो गया, क्योंकि सूर्य का आकर्षण बल भी तो लग रहा है ना, सूर्य का आकर्षण बल भी लग रहा है। तो यहाँ पे इसमें क्या हो जाएगा कि जो सूर्य द्वारा आरोपित त्रिज्य बल है, इसका मतलब इस ग्रह में तो वही तो त्रिज्य, सूर्य द्वारा आरोपित बल ही क्या है, त्रिज्य बल है। सूर्य के द्वारा आरोपित बल कौन सा, वही आकर्षण वाला बल है ना, जो आरोपित किया गया है वही क्या है, त्रिज्य बल है। और जिसके कारण बल आघूर्ण, घुमाने वाला बल आघूर्ण जो है उसका मान क्या है, 0 है। उसके कारण जो बल आघूर्ण का मान है वह क्या है, 0। बल आघूर्ण का मान 0 है। जब बल आघूर्ण का मान 0 है तो इसमें तब क्या हो जाएगा, तब कोणीय संवेग नियत हो जाएगा। तब कोणीय संवेग क्या रहेगा, नियतांक हो जाएगा। ऐसी स्थिति में मतलब क्या निकला इसका, अर्थात जो सूर्य के परितः परिक्रमण कर रहे हैं ग्रह, तो सूर्य के परितः परिक्रमण करते ग्रहों का जो कोणीय संवेग होता है वह क्या होता है, नियत। जो कोणीय संवेग होता है वह क्या होता है, नियत रहता है। इसका तात्पर्य कुल मिलाकर यह निकलेगा कि कोणीय संवेग ही नियत रहने के कारण ये dt अर्थात समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करते हैं। समान मतलब यहाँ पर देखो ना, ये क्या है, ये आपका क्षेत्रफल तय करने की दर है, सही है ना, ये क्षेत्रफल तय करने की दर है ना। और जब आपका j नियत हो गया तो m तो भैया नियतांक होता ही है, m तो अदिश राशि होती है। और जब j भी नियत हो गया तो मतलब क्या निकला, कि मतलब यही तो निकला ना कि dA by dt जो है नियतांक हो गया। जब j नियतांक हो गया तो इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब तो ये निकला ना कि dA by dt बराबर यह भी क्या हो जाएगा, नियतांक हो जाएगा, यह भी नियतांक हो जाएगा, है ना। तो मतलब यहां से यही तो निकला ना कि जो dA by dt है अर्थात जो एरिया कवर करने का रेट है, जो क्षेत्रफल तय करने की दर है वह क्या रहेगी, बराबर, वह बराबर है। मतलब समान समयांतराल में, दर का मतलब ये होगा ना, टाइम का है दर, तो समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल कवर करेगा कोई भी ग्रह। तो इसका तात्पर्य केपलर का द्वितीय नियम यहीं से पूरा होता है, ठीक है ना। ये केपलर के नियम का द्वितीय नियम की व्याख्या होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में केपलर के तृतीय नियम के साथ, तब तक के लिए।